पहला क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम बात करेंगे त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए त्वरण का सूत्र क्या हो गया? वेग बटा समय। क्या है? वेग बटा समय, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग किसे कहेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहेंगे? देखिए मान लीजिए कि यह त्रिभुजाकार है, इसको ए मान लीजिए, बी और इसको सी मान लीजिए। अगर आपको बी से सी तक पहुंचना है तो सबसे शॉर्ट दूरी ए है, मतलब न्यूनतम तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। अब देखिए वेग, तो वेग का क्या सूत्र होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय है तो नीचे भी समय से गुना हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया आपका आंसर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाए चले। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका एसआई मात्रक होता है? वेग का, और चाल का भी होता है, और चाल का भी हम मीटर पर सेकंड से ही देखते हैं। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है डाइन। डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है। डाइन क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक होता है। आगे हम बताएंगे सीजीएस के बारे में। और चौथे नंबर पे है डी, न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? क्या है बल का सीजीएस मात्रक? सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड। कॉपी में नोट कर लेंगे, सेंटीग्राम सेकेंड प्रति। एक भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंटीग्राम प्रति यह कहाँ का है, तो यह फ्रेंच का है। कहाँ का है? यह फ्रेंच का है, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, दूसरा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है डाइन, और चौथा है न्यूटन। अब देखिए बहुत सारे बच्चे न्यूटन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यह जो कि 100% गलत है। अब पहला ऑप्शन की तरफ देखिए, मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड यह किसका मात्रक होता है? वेग का। और सेकेंड मीटर पर सेकेंड किसका होता है? त्वरण का। तो याद रखेंगे बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। अब एक डाइन बराबर क्या होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे 10⁻⁻5 न्यूटन, या एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁻+5 पावर में रहेगा, 10⁻5 डाइन। ध्यान रखिएगा इसको, 10⁻+5 डाइन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए अब ऑप्शन की तरफ बढ़े। क्या है? एक ए में क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको याद हो गया होगा कि यह वेग का मात्रक होता है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। और मंदन का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, ध्यान रखिएगा। डाइन, डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब चौथा नंबर जो डी बचा है, यही आपका आंसर है। इसमें है न्यूटन सेकेंड, या केजी मीटर सेकेंड -1, मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू होता है एम वी। एम कहाँ क्या है इसमें? एम क्या है? एम है मास। मास और गुने वे से वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी हम बताए हैं आपको। ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, तो मास का क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड -1। ठीक है। अभी तो मैथ में पढ़े होंगे, किसी भी संख्या कि अगर ऊपर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, या किसी भी संख्या जैसे x के पावर -1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/x होता है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, और ये भी बेसिक के लिए सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आवेग इम्पल्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? अब ए में है न्यूटन, बी में है जूल, सी में डाइन, और डी में न्यूटन सेकेंड। अब हम आपको याद करवा ही दिए हैं, न्यूटन किसका मात्रक होता है? यह बल का ऐसा ही मात्रक होता है। यह बल का ऐसा ही मात्रक होता है, किसका? बल का। और जूल, जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, नोट कर लीजिएगा। कार्य और प्लस ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है? जूल होता है। डाइन, डाइन तो बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है किसका? बल का।
और चौथे नंबर पे है आपका न्यूटन सेकंड। डी में क्या है, न्यूटन सेकंड। यह आवेग का होता है। न्यूटन सेकंड किसका होता है, यह आवेग का होता है। तो न्यूटन सेकंड आवेग और संवेग दोनों का न्यूटन सेकंड होता है। संवेग का भी ऐसे ही मात्रक अगर पूछेगा तो न्यूटन सेकंड ही आप उत्तर मारेंगे, न्यूटन सेकंड होता है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है बल नहीं सॉरी आवेग का फार्मूला होता है। आवेग का फार्मूला क्या होता है, बल गुने समय। तो बल गुने समय से क्या हो गया आपका, न्यूटन सेकंड। क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। तो आपका उत्तर आपका हो गया डी, न्यूटन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन नंबर है, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है। दाब का न्यूटन तो जाने गए, बल का ऐसे मात्रक होता है जूल। जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, भी जाने गए हैं। न्यूटन सेकंड संवेग और आवेग का ऐसे मात्रक होता है। पास्कल, पास्कल आपका राइट आंसर होगा। दाब का ऐसे मात्रक होता है। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो सूत्र इसका हो गया बल बटा क्षेत्रफल। क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर गुने मीटर। देखिए मीटर से मीटर कट गया तो केजी मीटर -1 मतलब मीटर -1 के पावर है और गुने s-2 के ऊपर पावर है। तो इसका पूरा फार्मूला क्या बन गया, केजी मीटर के पावर -1 गुने सेकेंड के पावर -2। अब देखिए एमएलटी अगर सूत्र आपको लिखना हो, एमएलटी सूत्र देखिए, एक मिनट आपको तुरंत बता देते हैं। एमएलटी, एमएलटी क्या होता है, मास, मास द्रव्यमान के लिए मास आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यमान के लिए मास आएगा, लेंथ के लिए एल आ जाएगा, और टी टाइम के लिए टी आ जाएगा, समय आ जाएगा, समय के लिए टी आ जाएगा। अब देखिए केजी मीटर -1 और s-2, तो इसका एमएलटी फार्मूला आप पहले ऐसे लिख देंगे। तो केजी के लिए क्या है, केजी के लिए आपका मास है, मतलब मास के लिए क्या है, केजी है। तो केजी पे पावर 1 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे m1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अब मीटर, मीटर किसके लेंथ के लिए होता है, तो एल पे क्या है -1 है, और टाइम पे क्या है -2 है, तो t -2। इसको ऐसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इसका आपका एमएलटी फॉर्मूला हो गया, ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसे मात्रा क्या होता है। तो ए में है पास्कल, बी में है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, और सी में है जूल, और डी में केल्विन। तो आपको बताएं, पहला पास्कल है, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। किसका होता है, दाब का। और सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं जूल, यह कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। केल्विन, केल्विन ताप का ऐसे ही मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। केल्विन जो है से ताप का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। बचा हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही राइट आंसर होगा, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अब विशिष्ट ऊष्मा के कुछ और उदाहरण देखेंगे। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन का होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। और फर्स्ट में है, सेकेंड में है जल का, H2O। जल का विशिष्ट ऊष्मा सेकेंड स्थान पे सबसे ज़्यादा होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, इसको याद रख लीजिएगा, 4200 जूल केजी प्रति केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आठवां क्वेश्चन है, ऊष्माधारिता का ऐसे ही मात्रा क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन में है कैलोरी, बी में है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, सी में जूल प्रति केल्विन, और डी में केल्विन। तो याद रखिएगा कैलोरी जो ऑप्शन ए में है, यह ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है और इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केल्विन, केल्विन ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। यह सीजीएस मात्रक होता है, केल्विन क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन अभी हम बताए हैं कुछ 7 क्वेश्चन में। यह विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। बचा क्या हमारे पास में, जूल प्रति केल्विन। यह आपका आंसर है, ऊष्माधारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। अब ऑप्शन की तरफ देखेंगे। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति केल्विन, और चौथा डी में है अर्ग। तो बताइए कैलोरी जो है, कैलोरी किसका मात्रक होता है, कैलोरी ऊष्मा का,
ऊष्मा का सीजियस मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। पिछले बार भी हम इसे बताए थे। ऊष्मा का ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। चलिए, जूल जूल कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, कार्य ऊर्जा का ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन। यह बताया है पिछले वीडियो में। जूल प्रति केल्विन किसका मात्रक होता है? ऊष्मा धारिता का। ऊष्मा धारिता का ऐसे ही मात्रक होता है आपका जूल केल्विन। और अर्ग अर्ग जो है, यह ऊर्जा का सीजियस मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, अर्ग क्या होता है? ऊर्जा का सीजियस मात्रक होता है। ये अर्ग देखिए, अर्ग जो हो गया से ऊर्जा का सीजियस मात्रक हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? अर्ग हो गया। अब देखिए, एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10 की पावर -7 जूल। एक अर्ग बराबर कितना होता है? 10 की पावर -7 जूल। और एक जूल बराबर होता है 10 की पावर +7 अर्ग। याद रखिएगा, एक जूल बराबर 10 की पावर +7 अर्ग। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का ऐसे ही मात्रक किसे कहते हैं? पहले गुप्त ऊष्मा कहते किसे हैं? गुप्त ऊष्मा आप जब देखे होंगे कि जब माँ घर में रोटी बनाती है और रोटी जब फूल जाता है, जब अचानक वो फटता है, तो काफी उसमें हमें हाथ जल जाती है और उस काफी ऊष्मा निकलती है। उसी को हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब इस पे बात करते हैं, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन में है जूल प्रति किलोग्राम, और सेकंड पे है कैलोरी प्रति ग्राम, और सी में है अर्ग। अब जूल प्रति किलोग्राम और कैलोरी प्रति किलोग्राम और अर्ग, देखिए जूल प्रति किलोग्राम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। कैलोरी प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होता है। नोट कीजिएगा, गुप्त ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। और अर्ग है, अर्ग जो है से यह ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। यह ऊर्जा का, याद रखिएगा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? अब देखिए, आवेश किसे कहते हैं? सर्वप्रथम आवेश शब्द का प्रयोग थेल्स ने किया था, और आवेश में प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आप कभी देखे होंगे कि जब बचपन में आप बालों में तेल लगा कंघी का इस्तेमाल करते थे, छोटे छोटे कागज को चिपकाते थे, तो वह आवेशित हो जाता था, मतलब कंघी में चिपक जाता था। आवेश वही है, वो प्लस माइनस के चार्ज के रूप में रहता है। चलिए अब इसका ऐसे मात्रक देखिए। ए में है स्टेट कुलम, बी में है कुलाम, और सी में फैराड है। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस सीजीएस मात्रक जो होता है, यह स्टेट कुलम होता है। मात्रक स्टेट कुलम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कुलम होता है। और आवेश का एसआई मात्रक कूलम और फैराड दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। लेकिन जब भी आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो स्टेट कूलम मारेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, कंडक्टेंस किसे कहते हैं? ऑप्शन में है साइमन, बी में महो, सी में है O-1 और डी में है ऑल। देखिए कंडक्टेंस किसे कहते हैं, पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बहाव हो रहा है, तो उसमें जो रुकावट पैदा कर रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इसका इससे मात्रा क्या होता है? ओम होता है। जस्ट इसका विपरीत क्या होता है? वैसा कंडक्टर जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन गमन कर सके, आसानी से क्या हो? इलेक्ट्रॉन गमन कर सके, उसी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो सबसे अच्छा कंडक्टेंस वाला आपका पदार्थ कौन सा हो जाएगा? चांदी। कई बार एग्जाम में पूछा है, चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉपर, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपका Fe हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe, लोहा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं Fe, मतलब फर्स्ट में चांदी, सेकंड में कॉपर, थर्ड में एल्यूमिनियम, और फोर्थ में आपका लोहा हो जाएगा। अब ऑप्शन के तो देखें, साइमन, महो, O-1, ये चारों ऑप्शन जो है कंडक्टेंस का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऐसे ही मात्रा क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे मात्रा का आप जानते हैं क्या होता है? ओम मीटर। अब यहाँ पे आइए देखिए,
अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओम -1 मीटर -1। लेकिन यहाँ पे देखिए आप साइमन प्रति मीटर भी होगा और महो प्रति मीटर भी होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। सभी हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर, ओम -1 मीटर -1, ओम -1 मीटर -1 कहने का मतलब हो गया ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1, महो प्रति मीटर, और ये सभी उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न है, चालक तार की लंबाई x गुना करने पर रेजिस्टेंस कितना गुना होता है। तो ध्यान रखिएगा, चालक तार की लंबाई x गुना करने पर प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा। तो प्रश्न है, चालक तार की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, चालक तार की लंबाई खींच कर, ध्यान रखिएगा, खींच कर x गुना करने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तक रेजिस्टेंस x स्क्वायर गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो लंबाई अगर देखिए, लंबाई खींचकर 3 गुना किया गया, मतलब किसी तार है जिसका लंबाई खींचकर 3 गुना किया गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 गुना। लंबाई अगर 2 गुना किया जाता तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 4 गुना। ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसी मात्रा क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में बताए थे, क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। देखिएगा ध्यान से, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह पदार्थ की प्रकृति, तापमान पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लंबाई और उस तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यह ओम होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि नोट में है, प्रतिरोध तापमान, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तो लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पे रो हो जाएगा, यह विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल होता है एल बाई ए। तो ए जहाँ हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ए लेंथ हो जाएगा, और ए हो गया विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, और आर आर आपका रेजिस्टेंस हो गया। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये दोनों में डिफरेंस को आप एग्जाम में लेकर दिमाग में बिठा के जाइएगा, या नहीं कि फिर आगे पीछे कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। प्रतिरोध हमेशा तापमान, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताना रह गया है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा, अर्थात तार की अगर मोटाई बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा इसको। लेंथ लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा, 100% है ये, और ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। 60 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, ओम -1 मीटर -1 महो प्रति मीटर होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, ध्यान रखिएगा। और सीजीएस मात्रक गॉस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही है, देखिए ये जो क्षेत्र है, जितना ही क्षेत्र ग्रहण करेगा उसी को हम कहेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक
हमेशा वेबर होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा वेबर होता है। और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आया है, ठीक है। और चंद्रा रेलवे क्लास में आप लोग सभी को स्वागत रहेगा और आपके लिए ऐसा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे टॉपर की कॉपी से जो भविष्य में सक्सेस करके और रेलवे में है। या देखिए, ये एक चुंबकीय बल रेखाओं का क्षेत्र है, इसमें एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इस साइड में है और साउथ पोल इस साइड में है। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से शुरू होती है और चुंबक के बाहर, ध्यान रखिएगा बाहर शब्द पे, बाहर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। देखिए, उत्तर से यह शुरू हो रही है और दक्षिण की ओर बाहर से यह समाप्त हो जा रही है। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से शुरू होकर उत्तर ध्रुव पर समाप्त होती है। देखिए, दक्षिण से शुरू होकर उत्तर ध्रुव पर चली जाती है, समाप्त हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंदर की ओर पूछेगा तो साउथ से नॉर्थ करेंगे, अब बाहर की ओर कहेगा तो नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण बाहर की ओर। उसके बाद है किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती है। सिंपल सी बात है, आप किसी भी बिंदु पे आप इसको टच करेंगे तो वह उसकी दिशा को दर्शाएगी। देखिए, अब हम अगर इस बिंदु पे करेंगे तो यह बिंदु किधर जा रहा है आपका, साउथ की दिशा की ओर इंगित कर रहा है, और इस बिंदु पे करेंगे तो साउथ की ओर कर रहा है। और ये देखिए, यहाँ से अगर जाएगा तो यह उत्तर की ओर कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट की ओर इंडिकेट करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण उतना ही अधिक होगा। सिंपल सी बात है, जितना यह चुंबकीय रेखाएं घना होगा उतना ही मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब है, चुंबक का क्षेत्र जितना अधिक होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक बनाएगी। उसके बाद देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह एकदम ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पे, यह पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यदि वे करती तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होता। मान लीजिए कि यह इससे जाकर ऐसे टकरा जाती तो एक इधर दिशा बनता, एक इधर दिशा बनता, तो एक गलत होता, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा पैरेलल काम करती है और पैरेलल होने के बाद भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। चलिए 20वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए में है डायोप्टर, बी में कैंडेला, सी में वाट, डी में जूल। जूल तो जानते हैं कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, वाट शक्ति का ऐसे मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। और डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, अब लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी पावर ऑफ लेंस 1/f। एफ क्या है? फोकस दूरी है मीटर में। जब भी मीटर में अगर क्वेश्चन कहेगा तो आप क्या कहेंगे इसको? 1/f मीटर में रहेगा। और जब क्वेश्चन सेंटीमीटर में कहेगा तो 100/f रहेगा। क्या रहेगा? 100/f। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेंस की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो सिंपल है, 10 सेंटीमीटर में है तो आप लगा देंगे फार्मूला 100/10, कट गया 10। 10 क्या होगा? 10 डायोप्टर। डायोप्टर किसका होता है मात्रक? लेंस की क्षमता का, तो 10T हो जाएगा। चलिए, अगर ये आपको लगा होगा कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग को फ़ायदा मिले। थैंक यू।